बस मैं स्टार्ट करने लगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसको ज़रूरत होएगी वो देख लेगा, यही हो सकता है। ठीक है सर। मे भी सर लाइट का इशू हो क्योंकि बारिश हो रही है तो इस वजह से वो हाँ ना बस आए हो। वो। अच्छा, अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की जान छोड़ दूँ? नहीं, जान नहीं छोड़ता, वो 3 डायमेंशनल वाली तुम्हें करवा देता हूँ, स्पेशली आज क्लास का मकसद ही ये था। तो तुमने ये करना है भाई कि मेथड अपने सामने रखो ज़रा। जो मेथड कल किया ना हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का, वो अपने सामने रखो। उसके 6-7 स्टेप थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है? इस लेक्चर में सिर्फ ये होएगा कि हम करेंगे वही सारा कुछ, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर की होएगी। कल हमने सेकंड ऑर्डर की थी ना, आज हम थर्ड फोर्थ ऑर्डर की करेंगे। थर्ड की करेंगे, फोर्थ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये स्टेप्स इसे सारे दोबारा लिखे हुए हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा। तुम अपने स्टेप सामने रखो और कोशिश करो कि तुम्हें सिर्फ वही याद करने पड़े, और मैं तुम्हें इसमें से गुजारता हूँ कि ये कैसे होएगा, ठीक है? तो ये तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। कल तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर की है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप तुमने क्या लिखा हुआ है कि इसको डी वाईसी वाई सी है, तो यहाँ से तुम ऑक्सिलरी बना लेते हो, एम क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यार ये भी एक अजीब मसला बनेगा, ऑक्सिलरी एक अजीब मसला बनेगा। ये थर्ड में ऑक्सिलरी एक मसला बन जाता है ना, क्योंकि वो तुम्हें क्यूबिक सॉल्व करनी होती है। तो एम क्यूब प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो खैर आसान ही है, ये एम है और एम स्क्वायर प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या हैं इसकी? एम इज इक्वल टू रूट्स क्या है? जीरो और सर जीरो और वो आ 0 जाएगा और इमेजिनरी वो आयोटा आयोटा और माइनस माइनस प्लस। आयोटा, ठीक है? और वाई सी बनाओ जरा, क्या बनेगा वाई सी? सर फर्स्ट तो बनेगा वो है ना, 0 है ना, तो ई की पावर 0x वो 1 हो जाएगा, तो खाली C1 बनेगा, ठीक है? और आयोटा सबसे आसान होता है, वो cos x प्लस साइन एक्स, सॉरी C2 cos x प्लस C3 साइन एक्स। ठीक हो गया, ये कल भी हम कर रहे थे। खैर, स्टेप 2 क्या लिखा हुआ है तुमने? स्टेप 2 में सर वो हमने रोम्सियन फाइंड करनी है। रोंक्सियन निकालना है। अब जरा मुझे बताओ कि इसका रोंक्सियन कैसे निकलेगा। तुम सिर्फ अपने स्टेप देखो, इसमें सर अंदाजा लगाओ और मुझे बताओ कि इसका रोंक्सियन कैसे निकलेगा। फर्स्ट में वो फंक्शन लिख देंगे और सेकंड रो में उनके डेरिवेशन। हाँ, लेकिन वो लिखवाना है ना, यही तो गेम है सारी की। अगर तुम खुद लिखवा गए तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये 3 ये वाला मेथड भी आता है, 3x3 वाला मेथड भी तुम्हें y1 आता है साइन। हाँ, y1 क्या है? यही है, बिल्कुल y1 ही निकालना है। y1 y2 ही थे कल, y1 y2 थे, आज y1 y2 y3 हो जाएंगे। सर तो मैंने y1 तुम्हें 1 है यहाँ पे। एग्जैक्टली वो 1 है। दूसरा, y2 2 cos x है। नहीं 2 नहीं, वो लिखा हुआ तुम्हें ऐसे लग रहा है ये C2 लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ ठीक cos है x है। c2 है सॉरी। और वो जो है और वो sin x। sin x है। बस खत्म। अब मैंने तुम्हें कोई स्टेप याद नहीं करवाए, मैं तुम्हें इसके स्टेप नहीं याद करवा रहा, ठीक है? क्योंकि ये तुम्हें खुद ब खुद समझ आनी चाहिए कि अगर 3 डायमेंशनल है तो जारी, अगर 3 थर्ड पावर का है तो जारी बात है रोंक्सियन भी 3 का बनेगा, ठीक है? तो ये रोंक्सियन तुम कैलकुलेट कर लो। ये तुम्हारा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या लिखा हुआ है? सर उसमें ये था कि कांस्टेंट a से डिवाइड करना है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, तो वो इधर पहले से ही हुआ है, उसको छोड़ दो, वो इधर है ही नहीं ना। वो साथ हाईएस्ट पावर जो है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है उसका जो साथ कांस्टेंट है उसको डिवाइड करना, वो है ही नहीं। अच्छा, चौथा स्टेप क्या लिखा हुआ? सर वो w1 w2 फाइंड करते हैं उसमें। अब मुझे बताओ क्या फर्स्ट में करना है। फर्स्ट के लिए। अब इधर क्या करना है? ठीक है सर यहाँ सर w1 जो फाइंड करेंगे तो वो 1 की जगह 0 आ जाएगा और उसके जो क्या डेरिवेटिव है वहाँ पे fx लिख देंगे। पहली पहली बात ये है कि इधर W1 W2 w2 to और W3 तीन निकलेंगे। W1 निकालते हुए जो फर्स्ट रो है उसको तुम जीरो जीरो एफ ऑफ एक्स कर दोगे। W2 निकालते हुए तुम सेकंड कॉलम को 0 0 एफ ऑफ एक्स कर दोगे, लगी समझ? और फिर W3, ये मैं तुम्हें स्टेप दिखाता हूँ, यही तो है जो फर्क है। तो
W तो तुम्हें समझ आ गई थी कि तुमने कहा था 1 cos x sin x और वो निकालना है। अब ये W है, ठीक है। अब W1 निकालने के लिए पहले कॉलम की जगह पे लिख दोगे 0 0 f ऑफ x, और f ऑफ x क्या है, वो ये है कोसिकेंट x, यानी राइट साइड। तो अब जब तुम W1 निकालोगे तुम लिख दोगे 0 0 कोसिकेंट x। W2 निकालोगे तो लिख दोगे 0 0 कोसिकेंट लेके सेकंड कॉलम में, और W3 निकालोगे तो वो लिख दोगे तीसरे कॉलम में, ठीक है। आगे बच्चों वाली बात है, समझ आ ही नहीं चाहिए। उसमें U1 प्राइम U2 प्राइम थे, इसमें U1 U2 U3 प्राइम हो जाएंगे। वो फाइंड करोगे, तीनों को इंटीग्रेट करोगे, तुम्हारे पास U1 U2 U3 की वैल्यूज आ जाएगी। अब तुम एंड पे आंसर बना लोगे कि U1 Y1 प्लस U2 Y2 प्लस U3 Y3, वो तुम्हारा YP बन जाएगा। पहले पढ़ी बात। मतलब मैं तुम्हें ये जी कह रहा सर। हूँ कि बजाय इसके कि तुम ये एक और मेथड याद करो ना, जो इसका मेथड है, वो कुछ जरूरत कोई नहीं है इसको याद करने की। अगर तुमने पहला मेथड याद किया हुआ है और तुम्हारे अंदर इतनी अकल है कि अगर तुम्हें ये पता है कि तुम 3 के ऊपर जा रहे हो, 3 थर्ड उसके ऊपर पावर के ऊपर, तो फिर तुम 3/3 के मैट्रिसेस पे काम करना शुरू कर दो। एज लॉन्ग एज तुम इतना कर सकते हो, कोई खास मुश्किल इसमें होनी नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, वो ये थर्ड पावर लगी हुई है, यानी थर्ड डेरिवेटिव लगा हुआ है, और ये है। तो अगेन इसका वो तो तुम आराम से, ये सिंपल है बिल्कुल, इसका भी वही आ रहा है 0 आयोटा और आयोटा, इसका भी रॉन्सियन वही मान जाएगी। तो सिंपल है बिल्कुल, मुश्किल वाला कर। हाँ, ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होएगा। तो इसमें है वाई क्यूब और ये वाई स्क्वायर, तो इसकी वो बड़ी मुश्किल होएगी ऑक्सिलरी, एम क्यूब माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2 माइनस एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर तुम इसके बनाओगे फैक्टर और फिर तुम इसका निकालोगे सोल्यूशन, ये इसका एम का सोल्यूशन आएगा। यहाँ से वाई सी बनाओ ज़रा क्या बनता है। एक्चुअली दो चीज़ें बनाओ, यहाँ से वाई सी भी बनाओ और फिर रॉन्सियन भी खुद बनाओ कि क्या बनता है। ओके सर। सर C1 मेरे हाँ पास E2x प्लस C2 हाँ, EX और आया C3x टू EX पावर में। ई माइनस एक्स, ई माइनस एक्स, एक ई एक्स होएगा एक ई माइनस एक्स होएगा, ठीक है, सारा ठीक है। अब जरा रॉन्सियन बनाओ। सर माइनस, ठीक है सर। ये -1 है ना, आखिरी रूट जो है वो जी जी -1 है, सर। तो एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। अब रॉन्सियन बनाओ। सर Y1 तो आ जाएगा 1, नहीं नहीं, Y1 वन आ नहीं, जाएगा। नहीं 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 नहीं, आराम से बनाओ, सॉरी 1 नहीं सर। आएगा। ठीक है सर, एक मिनट, वो आएगा E2x, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Y2 है सर, Y2 EX आ जाएगा और Y3 आ जाएगा x ओवर E माइनस एक्स की पावर। सही उनके सर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेके 3/3 का कॉलम बनाएंगे। सही। W W1 और W3 सर वहाँ से निकालेंगे थे। ये अब देखो ना कि पहले तो अपना रॉन्सियन देख लो ना कि तुम्हारा ठीक है, यानी ये रॉन्सियन है EX E2X E माइनस एक्स, ठीक है। जी इस सर। सारे को सॉल्व करोगे। अब जब W1 W2 W3 बनाना है तो जाहिर बात है पहले कॉलम को रिप्लेस करना है 0 0 f ऑफ x से। f ऑफ x क्या होएगा, वो राइट साइड ठीक है होती सर। है, वो है E3x।
तो 0 0 ठीक है P सर। 3x से इसको रिप्लेस करोगे, फिर W2 में इससे और W3 में इससे। तो ये प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा, मतलब आसान नहीं है ये, बहुत टाइम लेता है। तो इसको एक आधे सारे ना करना, बस एक आधा क्वेश्चन कर लेना पूरा, ठीक है। आगे वही है फिर U1 प्राइम ठीक है U2 सर। प्राइम जिस तरह कल कर रहे हैं, ये एक प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। 3 ही एग्जाम्पल हैं टोटल, हैं ही 3। अच्छा जी, ये करो यार जिसकी वजह से हमें आज की क्लास लेनी पड़ी है। आए, ये मुझे याद भी कोई नहीं है कि इसको कैसे करना है। मैं पढ़वा देता हूँ, मतलब मुझे याद नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये कैसे करना है। ये बेसिकली ये है कि तुम्हारे पास एक वो फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट करते थे ना, कि तुम्हारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और मतलब ये स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के साथ एंड पे एक मैस लगा हुआ है, ठीक है। और फिर इसको नीचे खींचते थे तो ये फिर ऑसिलेट करता था, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हिलता था। उस हिलने के मोशन को कहते थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंबाइन होएंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है वो हुक्स लॉ है, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या कहता था? हुक्स लॉ ये कहता था कि एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक कहता था ना, एस, के एस, ठीक है। हुक्स लॉ ये कहता था कि ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो वो कहता था कि इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स। हुक्स लॉ ये कहता था कि भाई अ, जब तुम एक मैस लटकाते हो तो वो मैस उसको नीचे की तरफ खींचता है ना स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग के अंदर एक अपनी फोर्स होती है जो उसको वापस खींच रहा होता है मैस को, तभी तो वो नीचे ज़मीन पे गिर नहीं जाता, क्योंकि स्प्रिंग उसको खींच रहा होता है। वो फोर्स हुक्स लॉ से निकलती है और वो है के एस के बराबर, ठीक है। तो ये फोर्स एक ऊपर की तरफ जा रही है जो है के एस के बराबर। एस इसमें, हाँ सॉरी, ये है क्या सारा कुछ, के इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ज़्यादातर दिया होता है। और एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एस जो है वो स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी इंटरेस्टिंग है। डिस्प्लेसमेंट ये है कि जब तुम स्प्रिंग वैसे तुमने लटकाया होता है तो वो नॉर्मल पड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुम मैस लगाते हो उसके साथ, तो वो कुछ थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा ना, वो थोड़ी सी उसकी वो एक्स्ट्रा जगह लेगा ना, थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा खिंच जाएगा। वो जितना खिंचता है वो फासला एस कहलाता है। अभी चीज़ हिल कोई नहीं रही, अभी सिर्फ ये है कि खाली स्प्रिंग लगा हुआ था तो वो नॉर्मल था। जब तुमने मैस लगाया तो ज़ाहिर बात है वो खिंच गया थोड़ा सा, वो जितना खिंचा है वो एस है, ठीक है। और ये हुक्स लॉ की फोर्स है कि एफ इज इक्वल टू के एस। अच्छा जी, अब तुमने उस स्प्रिंग को पकड़ना है और नीचे उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा खींचना है, ठीक है। जब तुम नीचे की तरफ, बल्कि ये भी ना करो, अभी ये भी ना करो, अभी तुम ये करो कि तुम सिंपल न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद करो। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता था कि एफ इज इक्वल टू एम ए, मैस टाइम्स एक्सेलरेशन। ये भी काम आएगा, लेकिन सबसे पहले तुम ये वेट याद करो। ये वेट एक फोर्स थी जो नीचे की तरफ खींचती थी। तो इस कहानी में इस वक्त तक दो फोर्सेस हैं, एक तो के एस ऊपर की तरफ खींच रहा है और एक इस मैस को ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो वो फोर्स जो है वो है एम जी, वेट उसका, ठीक है। वो नीचे की तरफ उसको खींच रही है, और ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस होती हैं, जब बिल्कुल इक्वल होती हैं, तब मैस ऐसे ही पड़ा होता है, नॉर्मल पड़ा होता है, हिल नहीं रहा होता, ठीक है। अच्छा, तो जब ये दोनों फोर्सेस जब इक्विलिब्रियम है, जब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, यानी मैस हिल नहीं रहा, तो तब एम जी इज इक्वल टू के एस होता है। ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और मैस अपनी जगह पे खड़ा होता है। तो यहाँ से एक इक्वेशन छोटी सी बन जाती है, एम जी माइनस के एस इज इक्वल टू 0। अब गेम बड़ी मुश्किल हो जाती है, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी तक सिर्फ ये कहा है कि एट इक्विलिब्रियम एम जी इज इक्वल टू के एस, यानी ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। अब मुश्किल काम है, अब तुमने ये करना है कि तुमने इस मैस को पकड़ना है और इसको स्ट्रेच करना है नीचे। अब तुमने इसको नीचे खींचना है, ठीक है। और कितना खींचना है, थोड़ा सा फासला खींचना है, और वो फासले को तुम कहोगे एक्स, ये थोड़ा सा फासला खींचना है
और इसको तुम कहोगे x। अच्छा, एक तो x की डायरेक्शन भी बनाना बड़ा ज़रूरी है। इसमें x एक्सिस जो है ना वो ऐसे होएगी कि इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होएगी और नीचे की तरफ जो है ना, मेरा ख्याल है अगर मुझे सही याद है तो नीचे की तरफ x एक्सिस पॉजिटिव होती है, यानी ये है कि ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और अगर ऊपर जाओगे, इधर से ऊपर जाओगे तो वो x की नेगेटिव डायरेक्शन होगी। ठीक है। अच्छा, अब जब तुम इसको खींचोगे थोड़ा सा, x खींचोगे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर खींच के छोड़ोगे तो क्या होएगा, अब वो हिलेगा, क्योंकि अब उसके ऊपर फोर्सेस ज़्यादा हैं, अब उसके ऊपर फोर्सेस ज़्यादा अप्लाई हो रही हैं। जब तुमने उसको x खींच दिया तो अब उसके ऊपर एक और फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, जो है kx। भाई पहले ks था ना, फासला ks था, अब या तो अगर दोनों को इकट्ठा करना है तो ks प्लस x लिख दो, लेकिन बहरहाल ये दो हो रही हैं। अब सारी फोर्सेस, यानी मैं कहूँगा टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्या है, नीचे वाली डायरेक्शन में mg है, याद रहे नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली हुई है तो उसको mg को पॉजिटिव कहोगे, ऊपर वाली डायरेक्शन में ks है और kx है। ठीक है। अच्छा, अब mg और ks इक्वल है तो ये तो आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि फोर्स इज इक्वल टू kx। यहाँ पे हम ये यूज करेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, और हम कहेंगे कि भाई फोर्स तो होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kx। यहाँ पे एक चीज़ याद करनी है, वो ये है कि एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव होता है। अगर नहीं याद तो ये ऐसे होता था कि स्पीड होता था डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस होता था ना सबसे पहले, मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, स्पीड होता था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी स्पीड होता था फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन क्या होता था, वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वो होता था सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बनेगा, ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम सॉल्व करेंगे, और मतलब ये मुद्दा कुछ इस तरह से चलेगा आगे। मैं ये कहूँगा कि मेरी टोटल फोर्स रिजल्टेंट इज, जो मैंने लिखा है इसने थोड़ा डिफरेंट करके लिखा है लेकिन बात वही है, एंड पे होना वही है कि मास टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यही मेरा आया है। हाँ, माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ये माइनस था, मैंने उतारा नहीं, नीचे आना चाहिए। ठीक है, यही तुम्हारी इक्वेशन फाइनल बनती है। तुम इसको सॉल्व करोगे, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल, अब इसको फिजिक्स को भूल जाओ सारी को, तुम इस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अच्छा, जब तुम इसको सॉल्व करते हो तो ये कुछ इस शक्ल में आ जाती है, के और एम को उधर ले गए। अब यार ये तुमने याद करनी है चीज़ें, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम इस शक्ल में लिखते हैं ज़्यादातर। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है के ओवर एम, यानी वो नज़र ही आ रहा है कि ओमेगा स्क्वायर के ओवर एम है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये लिखा भी हुआ है, तो ये चीज़ अब तुम्हें याद करनी है। ये जो पीछे मैं करवाता आया हूँ, अभी जो मैं करवा रहा था चीज़ें, ये डेरिवेशन थी ना, ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन अब बात यह है कि तुम्हें जहाँ भी कहा जाए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन लगा हुआ है, वहाँ पे तुम आंखें बंद करके कहोगे कि अच्छा यार फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी, ये मतलब ये उसकी एक और फॉर्म है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। इनिशियल कंडीशन ज़रूरी है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसके साथ दो इनिशियल कंडीशंस लगी होती हैं, x ऑफ 0 इज अल्फा एंड x प्राइम ऑफ 0 इज बीटा। इसको जरा समझ लेना ये क्या है। इस पूरे तमाशे में x है क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं कहूँगा x ऑफ 0 इज अल्फा, तो मैं कह रहा हूँ कि टाइम 0 पे, यानी जब 0 सेकंड्स गुजरे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अल्फा है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब 0 सेकंड्स गुजरे हैं तो उसकी वेलोसिटी बीटा है। वेलोसिटी क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का डेरिवेटिव जो है वो वेलोसिटी होता है, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। और इसमें वो बात प्लीज़ याद रखना कि अगर ये इससे इक्विलिब्रियम से नीचे है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो नेगेटिव डायरेक्शन है। अब ये तुम्हें सॉल्व करके दिखाएगा, ये तुम्हारे लिए बच्चों वाली बात होगी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, तो तुम इसको ये लेट करते हो, सॉल्व करते हो, वो बनती है ऑक्सिलरी, बनती है, सॉल्व होता है, ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये बिल्कुल आसान सी बात है तुम्हारे लिए, ये तुम सॉल्व करके ये आंसर निकाल लो। अच्छा, अब आंसर तो है तो यही, वैसे यही आंसर है, लेकिन अब क्योंकि वो फिजिक्स का प्रॉब्लम है
तो इसमें वो ये करता है कि वो लेट करता है अपने पास से C1 को ये और C2 को ये सब याद करना है, ठीक है। C1 को ये लेता है, C2 को ये लेता है। अब इसमें एम्पलीट्यूड A जो है वो ये है और tan phi ये। अब इसने फिजिक्स बनानी है ना, तो सोल्यूशन की ये शक्ल जिसकी हमें आदत है, ठीक है, उसको वो चेंज करता है। C1 की जगह पे एक ये कांस्टेंट डालता है, उसकी जगह पे वो कांस्टेंट डालता है, उसकी एंड पे सोल्यूशन की ये शक्ल बनाता है और कहता है कि इस शक्ल में ये जो A है ये एम्पलीट्यूड होता है, जो फिजिक्स में एम्पलीट्यूड होता है, और ये फाई जो है ये फेज एंगल है, फेज एंगल अगेन ये फिजिक्स है, ठीक है। तो उसकी वो शक्ल इसलिए ढालता है ताकि वो एम्पलीट्यूड और फेज एंगल बता सके, मतलब अगर तुमसे कोई पूछे तो तुम उसको वो बता सकते हो। तो ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन सही तरह से आ गई और फिर वो अच्छा ये सारा ही है, अच्छा ठीक है। अब एम्पलीट्यूड ये सारा ही है। अब बेसिकली वो कह ये रहा है कि भाई तुम्हारी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब तुम्हारा मैथ जब चलता है तो वो इधर से शुरू होता है, इधर तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर तक आता है, फिर वापस जाता है, फिर इधर तक, इस तरह से तुम्हारा मैथ जो है वो करता रहता है। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। एम्पलीट्यूड होता था कि वो मैक्सिमम अपने इक्विलिब्रियम से कितना, उसकी कितना फासला कितना है मैक्सिमम, वो एम्पलीट्यूड होता था। अगली चीज़ टाइम पीरियड होता था, नहीं वाइब्रेशन और साइकिल का तो मैं पता ही है। टाइम पीरियड अगली चीज़ होती थी। पीरियड पीरियड ये होता था कि वो एक ऑसिलेशन यानी एक दफ़ा नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आने में कितना टाइम लगाता है, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाता है, उसको टाइम पीरियड कहते थे। इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, याद करना है। फ्रीक्वेंसी कहते थे कि एक सेकंड में वो कितनी साइकिल्स कंप्लीट करता है। ये सिंपल होता है, F इज इक्वल टू 1/T होता है हमेशा। तो वो 1/T है, वो बस उसका उलट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। सॉल्व एंड इंटरप्रेट द IVP। सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, वो तो वो है वो ऑक्सिलरी बनाओगे, रूट्स निकालोगे, उसका सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा, इनिशियल वैल्यूज भी डाल दोगे, सो ऑन। ये इंटरप्रेट वाली क्या बला है? तो इंटरप्रेट ये करना है कि इन कंडीशंस को इंटरप्रेट करना है। कहना ये है कि भाई टाइम 0 के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 10 यूनिट्स बिलो ओरिजिन है, ठीक है। ये पुलिंग द मास ऑन स्प्रिंग 10 यूनिट्स बिलो इक्विलिब्रियम, और x प्राइम 0 इस बीटा को कहना है कि ये वेलोसिटी है। तो एट t इक्वल टू 0 रिलीजिंग द मास फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे है, नहीं गलत है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये अच्छा ये दिया हुआ है ना, कंडीशंस तो ये हैं एक्चुअली। तो वो 10 यूनिट्स नीचे से शुरू हुआ है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो वेलोसिटी 0 का मतलब है कि वो एट रेस्ट है, मतलब वो हिल नहीं रहा, ठीक है। अच्छा अब इसको तुम सॉल्व करोगे, सिंपल वही ऑक्सिलरी निकाल के तुम इसको सॉल्व करोगे, ये तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन बन जाएगा। ये C1 और C2 निकाल रहा है, तो फाइनली इसका सोल्यूशन निकलता है, ये उसका सोल्यूशन बन जाता है, और उसके बाद तुम उसको बस वो करते हो। लो भाई ये है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें जो MCQs आए थे वो कितने एक अब तुम्हें समझ आएंगे कि क्या हो रहा है? सर एक तो एमसीक्यूज वो जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बताया, उसको दो इक्वेशन हाँ बताई हैं, के के साथ और मेगा के साथ, एक तो वो था हाँ, एक तो वही था। और बाकी दो जी, दो उसमें से इक्वेशन में से आए थे, बाकी याद नहीं है, वो 24 में से आ रहे थे, तो मे हाँ भी नहीं, हो बस ये सकता है वीडियो। यहाँ तक ये इतना ही है। तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। एक सेकंड होल्ड करना। अच्छा तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो मैं तुम्हें कह रहा था कि इस लेक्चर में है क्या कि एक तो तुम्हें ये मॉडल बनाना आता है, तुम्हें इन डिफरेंट फोर्सेस का पता है, तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, ये बस ये गेम है, इस लेक्चर की ये गेम है। उसमें 2 एग्जांपल्स और हैं जिसमें इसी को वो सॉल्व करता है। तो बस यही है इसको, मतलब लेकिन ये छोड़ना ना, मतलब इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ इसमें से बनते हैं। तो इसको ठीक है पढ़ो। और सर। तुम्हारा पेपर कब है तुम्हारा? सर मेरा तो इसका लास्ट पेपर है, यानी कि मैंने लास्ट 22 को रखा है। तो
तो बस फिर अब अगर मुझे बार बार ना वो करना, बस जब एंड पे सारा कुछ रिवाइज कर चुको और फिर फंस जाओ, फिर जो चीज़ें तुम्हारे पास जमा